हेलो स्टूडेंट। हम अभी जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जानने से पहले ये जान लेते हैं कि मैटर क्या होता है। तो मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। वह सभी चीज़ें जो स्पेस घेरती है उन्हें हम मैटर कहेंगे। और मैटर जो है एटम से मिलकर बना होता है। एटम्स के बारे में सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने बताया था। जॉन डाल्टन ने बताया था उसमें जो पहली थ्योरी थी वो है एटम इज अ स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स। एटम जो होते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। ये किसने बताया? जॉन डाल्टन ने। पहले यह पता नहीं लगा था कि एटम्स जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं जो एटम से भी स्मॉल होते हैं। जॉन डाल्टन ने केवल इतना पता लगाया था कि एटम्स होते हैं जो कि स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक। और फिर जो उन्होंने दूसरा थ्योरी दी वो है डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट एटम, सेम एलिमेंट सेम एटम। अर्थात यदि डिफरेंट एलिमेंट है तो उनके एटम भी डिफरेंट होंगे और सेम एलिमेंट है तो उनके एटम भी सेम होंगे। अब आ जाते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं जो कि अदर पार्टिकल्स से मिलकर नहीं बने होते हैं। तो इनके कूलाम को देख लेते हैं। तो इनके कूलाम है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। प्रोटॉन में है +1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। न्यूट्रॉन में इनका जो कूलाम रहेगा वो न्यूट्रल रहेगा। फिर है जो इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और प्रोटॉन का 1.625 इंटू 10⁻27 kg। और न्यूट्रॉन का 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है। अब देख लेते हैं कि इनकी खोज किसने किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टेन ने किया था। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। अब अगला देख लेते हैं एटॉमिक मॉडल। तो एटॉमिक मॉडल को सर्वप्रथम जे थॉमसन ने बताया। जे थॉमसन ने 1898 में बताया कि एक आवेशित गोला होता है जिसमें जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वे स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं और जो निगेटिव चार्ज रहते हैं वे भी स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं। फिर सेकंड में उन्होंने जो थ्योरी दी उसमें बताया कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अर्थात एटम में जो एटम होते हैं वे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। अर्थात जितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी उतनी ही प्रोटॉन की भी संख्या होगी। मतलब जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही माइनस चार्ज भी होगा। फिर हमारा जो अगला थ्योरी था उसे दिया था एर्नेस्ट रदरफोर्ड मॉडल। उसे एर्नेस्ट रदरफोर्ड मॉडल के नाम से जाना जाता है। उसने जो पहली थ्योरी दी वो है पॉजिटिव चार्ज कॉन्सनट्रेटेड मिडिल ऑफ द एटम। जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वे एटम के मिडिल में होते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, ये पॉजिटिव चार्ज है जो कि एटम के बीच में प्रेजेंट है। उसके बाद जो सेकंड थ्योरी दी वो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब कि न्यूक्लियस इन सर्कुलर मोशन। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर सर्कुलर मोशन में होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है और ये जो है न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस यानी कि पॉजिटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव चार्ज के पर सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका चक्कर लगा रहा है, ठीक। ये किसने दिया? ये एर्नेस्ट रदरफोर्ड मॉडल ने दिया था। फिर है इसका फेलियर देख लेते हैं। फेलियर ये था कि
स्टेबिलिटी ऑफ एटम नॉट एक्सप्लेन्ड। जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड का मॉडल था उसमें ये बताया गया कि एटम की इस स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? कि उसके एक वजह ये थी कि जो मैक्सवेल थ्योरी आ गई। मैक्सवेल थ्योरी में यह कहा गया कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा तो वो रेडिएशन इमिट कर देगा और एनर्जी लूज कर देगा। तो चार्ज पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन के भी हैं और प्रोटॉन के भी हैं। तो अगर मैक्सवेल ने कहा कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होगा, तो या तो वो रेडिएशन इमिट कर देगा, रेडिएशन उत्सर्जित करेगा, या तो एनर्जी लॉस करेगा। तो यदि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लॉस करेगा तो एटम तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ऐसे तो हो नहीं सकता। तो इस तरह से जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड का थ्योरी था वो भी फेल हो गया, क्योंकि वो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया एटम के। फिर है अगला जो उनका फेलियर था वो है लाइन स्पेक्ट्रम या फिर डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? कि यदि ये जो है प्रिज्म है और ये जो है वाइट लाइट है, ठीक। तो यदि हम लोग किसी भी वाइट लाइट को प्रिज्म में से गुजारते हैं तो वे 7 कलर में उत्सर्जित होते हैं। स्क्रीन पर हमें 7 कलर दिखाई देते हैं, तो उसे ही हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये हुआ कि यदि हम लोग कोई भी यहाँ पर हाइड्रोजन को रखते हैं और उन्हें प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो केवल सिर्फ कुछ ही कलर को उत्सर्जित करेगा, बाकी कलर को उत्सर्जित नहीं करता। तो इस तरह से, जबकि लाइन स्पेक्ट्रम में सभी कलर उत्सर्जित होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर केवल कुछ कलर ही उत्सर्जित हो रहे हैं। तो जो बाकी कलर कहाँ गया ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कौन? अर्नेस्ट रदरफोर्ड मॉडल। उसके बाद है नील बोहर आए। रदरफोर्ड के बाद नील बोहर आए। तो नील बोहर ने, जैसे फर्स्ट में रदरफोर्ड ने बताया कि जो एटम होते हैं उनके सेंटर में न्यूक्लियस होते हैं, वो भी नील बोहर ने बताया कि जो एटम होते हैं उनके जो न्यूक्लियस होते हैं वे सेंटर में होते हैं। तो फिर सेकेंड में उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द फिक्स्ड क्वांटाइज सर्कुलर ऑर्बिट, फिक्स्ड एनर्जी, फिक्स्ड वेलोसिटी। बोहर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी सर्कुलर ऑर्बिटल और एनर्जी और जो वेलोसिटी होती है वो फिक्स्ड होती है। लेकिन रदरफोर्ड ने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो न्यूक्लियस होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर गति करते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है और वेलोसिटी होती है और जो उनकी ऑर्बिट होती है वो फिक्स्ड नहीं होती। लेकिन नील बोहर ने ये बताया। फिर है जो सेकेंड थ्योरी उन्होंने दी वो है एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं, जिन्हें ऑर्बिटल या शेल कहते हैं। एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वे वृत्ताकार पथ पर घूम रहे हैं, जिन्हें शेल कहते हैं। ये शेल है, ये शेल, ये शेल। उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणक होता है। तो यहाँ पर कोणीय संवेग मतलब कि एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम किसे कहते हैं? किसी वस्तु के द्रव्यमान आकृति और वेग को ध्यान में रखते हुए इसके घूर्णन का मान ज्ञात करना, उसे ही हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए नील बोहर ने एक फॉर्मूला दिया था, वो है mvr = nh/2π। ठीक। और यहाँ पर m का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और v मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का वेग, r से यहाँ मतलब होगा ऑर्बिट की त्रिज्या, और n जो है इंटीजर है,
इंटीजर मतलब 1 2 3, यहाँ 1 K L M इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ कक्षकों की क्रम की संख्या सेल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जो पूर्ण गुणक बता रहा है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे इस वाले सेल का जो एंगुलर मोमेंटम है वो है h/2 तो इस वाले सेल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो 2h/2 होगा और इस वाले सेल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो 3h/2 होगा। इस तरह से मतलब वो उससे दुगना बढ़ते जाएगा। यहाँ पर जैसे कि ये है h/2 तो सेकेंड सेल में वो 2h/2 हो जाएगा और थर्ड सेल में 3h/2 ऐसे। फिर जो चौथा थ्योरी दिया बोहर ने वो था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइडेड सेंट्रीपेटल फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो फोर्स होता है उन्हें ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चारों ओर घुमाने के लिए एक फोर्स प्रोवाइड करता है जिन्हें सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। इस सेंट्रीपेटल फोर्स के कारण ही जो यहाँ इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है और जो ये सेंट्रीपेटल फोर्स है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड कराता है। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में होता है। तो ये चौथा जो थ्योरी था उसे भी नील बोहर ने ही बताया। फिर जो अगली थ्योरी